करे नहीं। 12 बजे शुरू। कल्चरल इशू है ना, क्या कल्चरल इशू वो हो गया था इंटरनल यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर तो हो गया था। हमने लास्ट क्लास में जर्मनी के आसपास जितने भी एक्सटर्नल और जर्मनी में जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी। उसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेशनलिज्म एट इट्स पीक। आज हम जो मेजर आर्किटेक्ट्स थे जर्मनी को यूनिफाई करने में उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी पॉलिसीज़ को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले द पर्सन हु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क, इसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, he is the prime minister of Prussia. यूनिफिकेशन में मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रशिया का ये प्राइम मिनिस्टर था और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो सिर्फ इसकी देन है। चीफ आर्किटेक्ट, इसे चीफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ नॉट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ आर्किटेक्ट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है। तो जर्मनी को यूनिफाई करने में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ये सिंगल हैंडेडली डिसाइड किया था कि जो जर्मनी है उसके लीडिंग रोल किसका होगा, रशिया का होगा। तुम लोगों को पता है कि जर्मनी कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, 39 स्टेट्स में। तो 39 स्टेट्स में 2 स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज प्रशिया, अनदर इज ऑस्ट्रेलिया, पावरफुल से बढ़ती था। वन इज प्रशिया, अनदर वन इज ऑस्ट्रिया। तो प्रशिया ने किस तरीके से और पर्टिकुलरली ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किस तरीके से ऑस्ट्रिया को अपने रास्ते से हटाया एंड सिंगल हैंडेडली दे रूल ऑल ओवर द जर्मनी। और सिर्फ जर्मनी पे रूल नहीं किया, जर्मनी को यूनिफाई किया। जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जो 39 स्टेट्स थे उसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे। उसके बाद देयर वाज अ स्टेट नोन एज सैक्सनी, बावारिया। ये वाले जो स्टेट्स थे ये स्टेट्स उससे नीचे नीचे इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेट्स उन्हीं की बात मानते थे जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे। इनके पास सबसे ज़्यादा आर्मी थी। जिस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा आर्मी होगी, सबसे बेस्ट आर्मी होगी, वही स्टेट जो है वो रूल कर पाएगा। और यही जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क और प्रशिया ने ये प्रूव किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक पॉलिसी अपनाई जिस पॉलिसी को बोला जाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी आगे जाके फ्यूचर में बहुत लोगों ने अपनाई। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि कोई आपकी बात ना माने, इंडिया में अप्लाई की, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसको काटो। और स्ट्रॉन्ग हैंडेडली मतलब सिंगल हैंडेडली दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम। सिंगल हैंडेडली दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम, सिंगल हैंडेडली दे रूल द सिस्टम। और इसी को आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बोला जाता है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के साथ साथ एक और पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोला जाता है रियल पॉलिटिकल सिस्टम। रियल पॉलिटिकल सिस्टम, रियल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें आप डिप्लोमेसी का भी यूज कर रहे हो। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। इसमें आप पॉलिटिक्स का भी यूज कर रहे हो, राजनीति, और सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें आप मिलिट्री का यूज करते हो। इसे क्या बोला जाता है, सेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बिस्मार्क ने क्या किया, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ किया। ही यूज कूटनीति, डिप्लोमेसी,
राजनीति और सेना का इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया और इसका रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्टेड इन द यूनिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एक पार्ट है, मतलब एक इसको ये बोला जाता है इसकी पॉलिसी को, और दूसरा नाम ये दिया जाता है रियल पॉलिटिकल सिस्टम या रियल पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कोई भी जो सबका यूज करते, जैसे बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, सबका यूज करता है, वो ये वाली पॉलिटिकल सिस्टम होती है। ये कोई उन्होंने खुद के नाम पर स्टक नहीं करे थे। दीज आर द जेनेरिक टर्म्स। ये जेनेरिक टर्म्स हम किसी भी यूज करते हैं ताकि हम लोग किसी भी तरीके से कुछ भी करके, जैसे बोलते हैं साम नाम दंड भेद, कुछ भी करके हमें ये काम करना ही करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, 1864 में ऑटो वॉन बिस्मार्क बना था प्राइम मिनिस्टर 1861 में। किसने बना था? 1861 में। और 1864 में ही फॉट हिज फर्स्ट वॉर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, और उस वॉर का नाम था वॉर ऑफ डेनमार्क। वॉर ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क भी ट्रीटी ऑफ वेना का पार्ट थी जो 1815 में हुई थी, और इसके पास जर्मनी के दो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे जर्मनी के। और इस वॉर में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया कि यूज वेरी क्लेवर डिप्लोमेसी। कैसे डिप्लोमेसी यूज करी? इस वॉर में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वॉर लड़ी। रशिया ने किसके साथ मिलकर वॉर लड़ी? ऑस्ट्रिया के साथ। दोनों दुश्मन थे, बट उसने क्या किया, इन दोनों को, बिस्मार्क ने क्या किया, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया ही कन्विंस ऑस्ट्रिया कि आप आओ वॉर में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि देखो डेनमार्क के पास हमारे दो प्रोविंसेस है, वी आर बिलोंग टू द जर्मन्स। जर्मनी में सिर्फ यूनिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा था? जर्मनी में लोगों की लैंग्वेज भी सेम थी, उनकी हिस्ट्री भी सेम थी, उनकी एथनिसिटी भी सेम थी, सब कुछ सेम था, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि वो अलग अलग किंग्स के अंदर, क्या प्रॉब्लम थी जर्मनी में? वो अलग अलग किंग्स के अंडर थे, और वो सारे के सारे एक डिफरेंट किंग को एलिगेंस देते थे। एलिगेंस मतलब एक डिफरेंट किंग को पूजते थे, एक डिफरेंट किंग को समझते थे। ये जर्मनी में वो प्रॉब्लम थी। तो ऑस्ट्रिया को उसने कन्विंस किया, देखो कि हमको साथ में आना चाहिए, अगर हम साथ में नहीं आएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी एज अ पार्टी, मतलब वी एज अ जर्मन स्ट्रॉन्ग नेशन, हमें साथ में लड़ना चाहिए। और दो जर्मनी के और छोटे छोटे जैसे सैक्सनी और बवारिया, उनको भी अपने साथ ले लिया, एंड 4 of them fought against डेनमार्क। और ये डेनमार्क की वॉर क्या हुई? वो जीत गए। जर्मनी वाले डेनमार्क की वॉर क्या कर दी? जीत गए। और 1864 में जो बिस्मार्क का स्टैचर था वो यहाँ से यहाँ, क्यों यहाँ से यहाँ आ गया? बिकॉज बिस्मार्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो जर्मनी इतनी ज़्यादा हार रही थी, इतनी डिवाइडेड थी, उसने एक वॉर लड़ी, वो भी काइंड ऑफ अ यूनाइटेड फ्रंट, काइंड ऑफ अ यूनाइटेड फ्रंट में जो स्ट्रॉन्ग जर्मनी के स्टेट्स थे, उन स्टेट्स ने आपस में इसको अग्री किया था। उससे पहले रशिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन इकोनॉमी वाइज ले चुकी थी, वो था क्रिएशन ऑफ ज़ॉल्वरिन। कौन बताएगा ज़ॉल्वरिन क्या था? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जर्मनी से बीमा था। ज़ॉल्वरिन है क्या? मैम तो 85 टैक्स देते थे। हम ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। ज़ॉल्वरिन क्या थी? ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के अंदर कितने टैक्सेस को इन्होंने क्या कर दिया था? 85 टैक्स थे। कम कर दिया था। और इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करी थी। इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ को क्या बोला जाएगा? इस चीज़ को बोला जाएगा कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारी जर्मनी को इकोनॉमिकली कनेक्ट कर दिया। और वर्स्ट पार्ट,
ज़ोल्गरीन का पार्ट ऑस्ट्रिया है, तो लोग ऑस्ट्रिया को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते। ऑस्ट्रिया नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ज़ोल्गरीन। ऑस्ट्रिया कभी भी ज़ोल्गरीन का पार्ट नहीं बनी, क्योंकि ज़ोल्गरीन वाज स्टार्टेड बाय प्रशिया ने वो स्टार्ट किया था। अगर इसका पार्ट बन जाती तो वो कहीं ना कहीं अग्री कर जाती दैट प्रशिया इस फिगर या प्रशिया का जो स्टेटस है वो ऑस्ट्रिया से ज़्यादा अच्छा है। ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं बाकी यूरोपियन एरियाज जो थे जैसे कि यूरोप, फ्रांस वगैरह, उन सबसे ज़्यादा सिंबलाइज करती थी, उनकी पॉलिसी ज़्यादा फॉलो करती थी, ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेटिज्म पॉलिसीज, इन सब पे ज़्यादा फोकस करती थी। दिस इज़ व्हाट ऑस्ट्रियाज वर्जन है। और जब पहला वॉर हुआ 1864 में और इन दोनों ने साथ में लड़ा, तो उसके बाद प्रशिया ने एक बहुत इम्पोर्टेंट नोशन जो था, जिस नोशन को उन्होंने प्रोपोगेट किया, वो नोशन था नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म जिसे हम राष्ट्रीयता भी बोलते हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, क्या मतलब होता है इसका कि जिसमें हमने बताया कि जब हम लोग नेशन एक साथ लड़ेगा तो वी विल बिकम अ सुपीरियर पार्टी, हम एक सुपीरियर कंट्री बन जाएंगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रूल कर सकते हैं। अब पावर डिवाइड हो गया हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट राजाओं में, तो हम लोग क्या कहलाए जाएंगे, हम लोगों को कोई भी इजीली डिफीट कर सकता है। और उन्होंने वॉर ऑफ डेनमार्क को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताया। उन्होंने कैसे प्रचार किया कि देखो हम डेनमार्क में लड़ने गए, डेनमार्क जो एक बहुत अच्छी कंट्री है जिसके पास सुपीरियर मिलिट्री पावर है, हमने उसको हरा दिया। और यही उनका रीज़न बना जिस वजह से नेशनलिज्म जर्मनी में बहुत अच्छे से कूट कूट के स्प्रेड हो गया। मुझे प्रशिया ने शुरू किया इसे। हाँ, क्योंकि प्रशिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड लाना था ना। और इसी के बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया प्रशिया का साथ दे नहीं रहा था और दोनों में डोमिनेंस चली रही थी, और यही रिजल्ट आया कि 1867 में फाइनली अ वॉर बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया हैपेंड। रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में फाइनली क्या हो गई, वॉर हो गई। जिस वॉर में कौन जीता, रशिया। जिस वॉर में कौन जीता, रशिया। और इस वॉर में फिर से साबित क्या हो गया, दैट बिस्मार्क इज द सुपीरियर लीडर एज कंपेयर टू द एनी अदर लीडर इन जर्मनी एट दैट टाइम। जो वॉर हुई 1867 में बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिसमें प्रशिया जीता, एंड बिस्मार्क ने टोटली ये श्योर कर लिया था। क्या श्योर कर लिया था बिस्मार्क ने, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दैट ही विल नॉट लूज दिस वॉर। हम इसमें वॉर हुई क्यों थी? वॉर हुई थी डोमिनेंस के लिए ना, हु विल मेक रूल्स फॉर द जर्मनी ना। मैम डेनमार्क की वॉर अलग है या ये भी ये मतलब? डेनमार्क की वॉर अलग थी। डेनमार्क की वॉर में उन्होंने दो जर्मनी के प्रोविंसेस जो थे, जो डेनमार्क के कब्जे में थे, उनको अपने अंडर ले लिया। ये प्रशिया ऑस्ट्रिया को अंडर में लेना चाहता था। यस, ऑस्ट्रिया को या तो अंडर में आ जाए या बिल्कुल कोने से सटक जाए, हमारा रास्ता खाली कर दे। वी हैव टू यूनाइट जर्मनी। मतलब ये भी हुआ इन दोनों और के साथ। इसके बाद जब वो वॉर जीत गया प्रशिया, उन्होंने अपना एक कन्फेडरेशन बनाया, जिस कन्फेडरेशन को बोला जाता है जर्मनी कन्फेडरेशन, जर्मन संघ बोला जाता है, जर्मन संघ बोला जाता है। जर्मन संघ में उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को भगाया बाहर, और उसके अलावा जितने भी नॉर्थ जर्मनी के एरियाज थे, जितने भी नॉर्थ जर्मनी के एरियाज थे, वो सब कंबाइंड हो गए। जितने भी स्टेट्स थे ना, कुछ 25 स्टेट्स थे नॉर्थ जर्मनी में, वो 25 के 25 स्टेट किसमें कंबाइंड हो गए, प्रशिया के साथ मर्ज हो गए इन नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन, जर्मन संघ में। इससे प्रशिया की जो डोमिनेंस थी वो और ज़्यादा सुप्रीम है। आया समझ में? मैं एक बार ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया। हाँ, ऑस्ट्रिया को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। बाहर हम नहीं मिला जा सकते थे। ऑस्ट्रिया मिलना नहीं चाह रहा था ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया की पॉलिसीज जो थी वो तो हार गया था। बहुत अलग थी।
मिलना तो पड़ेगा, हार गया है ना। ऑस्ट्रिया की पॉलिसीज बहुत अलग थी। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो उस यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ मिल गया था। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर जो हम पढ़ते हैं, जिसने हिटलर का साथ दिया था, ये भी जर्मनी के पार्ट वो था। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, हंगेरी भी मैम जर्मनी के पार्ट था, ये अलग। उसको ऑस्ट्रिया को दरकिनार करना है। अगर आपको बिस्मार्क क्यों जाना जाता है या बिस्मार्क को क्यों आर्किटेक्ट बोला जाता है, एक आर्किटेक्ट या एक सुप्रीम लीडर तभी बनता है जब वो हर एक स्टेप बहुत कॉन्शियसली, ही इज वेरी स्मार्ट। उसने पहले स्टेप में जब उसको नेशनलिज्म कंट्री में प्रमोट करना था, लोगों की हेल्प लेनी थी, तो उसने क्या किया, तो उसने बड़े प्यार से ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया और दोनों की पावर्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और डेनमार्क को हरा दिया। उसने बड़े स्मार्टली बोला, देखो दैट दिस इज द मेजर पॉइंट और आपको ये चीज़ करनी है, आप हमारे साथ आओगे, ये सब करोगे। और जब उसको ये दिखा कि अब मेरे पास इतनी पावर आ गई है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ दैट आई कैन सिंगल हैंडेडली डिफीट ऑस्ट्रिया विद इन 3 years he did that. That is why he is known as the architect. उनमें से किसी ने चाणक्य का नाम सुना है? कूटनीति वाला जो जिसने चाणक्य नीति लिखी है, अर्थशास्त्र। उसने क्या तो अपनी बुक में लिखा है, व्हाट ही ट्राइज टू दैट, कि आपको को किस टाइम पे कैसे डिसीजंस लेने हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम इंडिया के हैदर अली ने भी तो ऐसे किया था। हाँ, कि आपको किस टाइम पे कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं, कब आपको लड़ाई करनी है, कब आपको संधि करनी है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन की पहचान होती है। आप 24 घंटे उठ के ये नहीं बोल सकते मैं लड़ाई करूँगा। यू कैन नॉट नेवर बी इन सनी जोन मोड एवर कि मैं हैंड पंप उखाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसे नहीं कूटनीति होती है। अगर आपको राजनीति कूटनीति करनी है तो आपको कई बार झुकना भी पड़ेगा, एंड दैट इज वाई बिस्मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसने ये सब चीज़ें प्रूव करी कि मैं हर बार स्ट्रॉन्ग अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सकता। वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर बट ही इज़ नॉट एन एबल जनरल। एबल जनरल जैसे कि नेपोलियन की बात करते हैं, नेपोलियन वॉज एन एबल जनरल। जनरल होता है जो अपनी आर्मी को किसी भी वे में लीड कर सकता है। जनरल वो होता है जो अपनी आर्मी को किसी भी वे में लीड कर सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। किसी ने बॉर्डर देखी है? बॉर्डर में सनी देओल एक जनरल का रोल प्ले करता है। वो पूरी वॉर में एक हथियार नहीं उठाता। अगर लास्ट की वॉर देखी जाए तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ऐसे करो, तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। दैट इज व्हाट अ जनरल डज। वो मोटिवेट करते हैं और कई बारी दे लीड्स देम फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, और कई बारी यू यूज इट वेरी वाइजली। बिस्मार्क ने बहुत वाइजली चीज़ों को यूज़ किया एंड उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद ही फाइनली बिकेम द मेजर पावर इन रशिया, सॉरी इन जर्मनी। जर्मनी में एक मेजर पावर रशिया को एस्टैब्लिश कर दिया। अब जर्मनी में जब मेजर पावर इस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद उसका जो अगला टारगेट क्या था कि जर्मनी को यूनिफाई करना, और वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हैपन हुआ इन 1871 में। इसने फ्रांस को उकसाया कि वॉर करो हमारे साथ, तुम ये हमारे एरियाज को पकड़ा हुआ है, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे। ही फोर्सिबली उसने फ्रांस के साथ वॉर करवाई। अच्छा हाँ, इस वॉर को ना, ये रशिया और ऑस्ट्रिया वाली वॉर है, इसे 7 वीक वॉर भी बोला जाता है। 7 वीक वॉर, हाँ, 7 हफ्ते चली हुई है, इसीलिए इसे 7 हफ्ते, इसीलिए इसे 7 वीक वॉर बोला जाता है। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर थी इन द हिस्ट्री ऑफ द जर्मनी। मतलब कब नहीं चली थी? 2 महीने। हाँ, रशिया ने, बिस्मार्क ने उकसाया था फ्रांस को। फ्रांस वॉज अंडर प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनका रूलर चेंज हुआ था, उनका नया रूलर आया था नेपोलियन III।
नेपोलियन उनका नया रूलर आया था नेपोलियन ही, और ये जो रूलर था बर्बन डायनेसिटी, मतलब फ्रांस खुद के सिविल वॉर में था। बर्बन डायनेसिटी से एक नया रूलर आया था जो नेपोलियन की डायनेसिटी का था, और उनके आने का जो मकसद था वो मकसद क्या था कि मतलब खुद की सिविल वॉर चल रही थी, उसमें इसने फ्रांस को बथेला उकसाया कि देखो तुम वीक हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एंड इट लेड टू द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। और उस वॉर में कौन हार गया? फ्रांस हार गया। उस वॉर में कौन हार गया? फ्रांस हार गया। उस वॉर में फ्रांस पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से हारा, एंड जर्मनी, जितने भी फ्रांस के पास जर्मनी के छोटे छोटे प्रोविंसेस थे वो सारे प्रोविंसेस किसने अपने अंडर कंप्लीट कर लिए? रशिया ने अपने अंडर ले लिए जितने भी छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। और इससे क्या रिजल्ट आया? इससे रिजल्ट ये आया दैट जर्मनी गॉट यूनिफाइड। इससे जर्मनी क्या हो गई? यूनिफाइड हो गई। और अगर कभी तुमसे डेट पूछी जाए कि जर्मनी की यूनिफिकेशन की डेट क्या है, तो वो है 1871। 1871। मैम जब युद्ध हुआ था जर्मनी और फ्रांस का, तो जो बर्बन डायनेस्टी टेंडर होता वो उन्हीं की विचारधारा था, नेपोलियन की विचारधारा था। मैम मैम जिसमें लिखा हुआ है नेपोलियन डायनेस्टी स्टार्ट का। मैम प्रशिया मैम प्रशिया अब जर्मनी बन गया था। प्रशिया अब जर्मनी बन गया था। हाँ, अब इसमें जो अब ये वॉर हुई थी फ्रांस में, ये वॉर हुई थी फ्रांस में। जर्मनी के प्रशिया के बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो वॉर में गए थे, और प्रशिया के किस लीडर ने? ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम पे जो प्रशिया के किंग थे वो थे विल्हेम। कुछ बुक्स में इन्हें विल्हेम बोला गया है, कुछ बुक्स में इन्हें विलियम बोला गया है। विलियम। ठीक है, मैम आप एक बता दो ना कौन सा रखे। यार ये जर्मनी वो है नेम, वो विल्हेम से विलियम बन गया, इंग्लिश में पता भी नहीं। और ये जर्मनी नेम है विल्हेम। मैम ये वॉर क्यों हुई थी? ये वॉर इसलिए हुई थी कि जर्मनी, फ्रांस के पास जो छोटे छोटे जर्मनिक नेशंस थे, स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को अपने कब्जे में करना और फाइनली अपने आप को एक जर्मनी की यूनिफाइड पावर मानना। जर्मनी की यूनिफाइड पावर प्रशिया को कैसे मिलेगी? जब प्रशिया ये प्रूव कर देगी दैट दे वी डिफीट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन नेशन। आपको कैसे लोग सारे सपोर्ट करेंगे, सारी कन्फेडरेशन कैसे आपके पास आएगी? जब आप ये प्रूव कर दोगे दैट वी डिफीटेड वन ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन नेशंस। 4 बिगेस्ट यूरोपियन नेशन थे, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ये 4 बिगेस्ट यूरोपियन नेशन थे उस टाइम पे। ऑस्ट्रिया में पहले डिफीट करके साइड कर चुके थे। ब्रिटेन और रशिया से लड़ने की इनकी ताकत नहीं थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक को चुना। किसको चुना? फ्रांस को। जैसे इन्होंने फ्रांस को चुना, और फ्रांस को चुनने का एक और मोटिव भी था, वो था इनका सीक्रेट एजेंडा। वो सीक्रेट एजेंडा क्या था कि फ्रांस में जो जर्मनी 39 नेशंस में डिवाइड हुआ है वो किसकी देन था? नेपोलियन की। तो इन्होंने उस चीज़ को भी पोर्ट्रे किया दैट फाइनली वी टुक आवर रिवेंज बैक। नेपोलियन ने हमारे घर में आके हमें 39 टुकड़ों में बांट दिया, हम सबको अलग अलग कर दिया। हमने नेपोलियन के घर जाके उसी के डायनेसिटी के पर्सन को हरा दिया, एंड इससे जो रशिया की पावर यहाँ की वो एकदम से क्या हो गई? स्काई रॉकेटेड हो गई। और पूरी जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ किसके नारे लगने लगे? कि प्रशिया और बिस्मार्क ही अब लीड करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जो विल्हेम था, प्रशिया का किंग था, उसको काइजर बना दिया गया। काइजर होता है जर्मनी में, किंग को काइजर बोलते हैं। ये जर्मनी में किंग बना दिया। किंग इज एन इंग्लिश वर्ड जो ब्रिटेन में यूज होता है, पर जर्मनी में किंग को काइजर बोला जाता है, और इसीलिए इसे काइजर विल्हेम भी बोला गया बंदे को,
किंग विलियम, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसमें इसी को थप्पड़ मार के बताया था। मैम ये तो पहले किंग था ना, हाँ, तो अब जो अब तो king- जर्मनी का किंग बन गया ना, काइजर बन गया ना। पहले तो ये पूरी सिर्फ जर्मनी का king। normally पहले रशिया प्रशिया का था, अब ये काइजर बन गया। काइजर मींस किंग ऑफ जर्मनी। ओके मैम, काइजर मींस King of किंग Germany। ऑफ जर्मनी। 1871 काइजर मींस किंग ऑफ जर्मनी एंड ही फाइनली, और ये जर्मनी का किंग इसको कहाँ घोषित किया गया? फ्रांस के पैलेस में, पैलेस ऑफ वर्साई में। पैलेस ऑफ वर्साई जो फ्रांस का एक पैलेस था, उसी पैलेस में इसको किंग बनाया गया था। और जैसे ये काइजर बना, वैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर से बिस्मार्क क्या बन गया? चांसलर। ओके। चांसलर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। चांसलर से क्या बना ये? चांसलर का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अब ये सिर्फ रशिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा था, पूरी जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बन गया था बिस्मार्क। और उसके बाद से ही बिस्मार्क जो था वो मतलब चांसलर की पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि आज भी जर्मनी में चांसलर होते हैं। जैसे एंजेला मार्केल जो है जर्मनी की चांसलर है। अब मतलब काइजर नहीं होता। हिटलर जो बना है वो काइजर हट गया, काइजर रिमूव, बट काइजर की जगह पे चांसलर अभी भी है। हिटलर बिकेम द चांसलर फर्स्ट। हिटलर चांसलर बना था, धीरे धीरे करके ही असर्ट ऑल द पावर एंड ही बिकेम द डिक्टेटर। बट ये जो चांसलर की पोस्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जर्मनी को रूल कौन करता है? चांसलर रूल करता है। ये बोलने की बात है कि सिर्फ डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी किसी जगह पे नहीं होती। इवन अमेरिका जो अपने आप को डेमोक्रेटिक हब मानता है वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। हम इंडिया में भी नहीं है। डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी जैसी चीज़ एक इतनी नहीं लाई जा सब्जेक्टिव चीज़ है और आप लोगों तक ला ही नहीं सकते। आप खुद बताओ कि जिस कंट्री में 140 करोड़ लोग रहते हैं, मैं उनको कैसे सबको 140 करोड़ लोगों को बोलूँ जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा डेवलपमेंट जल्दी नहीं हो पा रहा है, राजनीतिक वजह बहुत से लेट चल रहा है। ये तो आरक्षण देना लगे हुए हैं ना, क्योंकि आरक्षण। नेता जो है वो जनता खुश करने में रह जाते, सारा पैसा लगा देते हैं, डेवलपमेंट कहाँ से होगा? लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दारू की बोतल चाहिए। सोचो कितना कच्चा ईमान है, दारू की बोतल में लोग बिक जाते हैं। हमारे यहाँ पे हमें आरक्षण चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी एमसीडी के पिछले साल चुनाव हुए थे, तो जो हमारे एरिया से खड़ा हुआ था, व्हाट ही डिड लास्ट ईयर, उसने करवा चौथ पे सारी औरतों के लिए फ्री मेहंदी कर दी। क्या कर दिया? और आई गिव यू कि लाइन्स जितना वॉशरूम है ना, वॉशरूम से लेके जो यहाँ का वॉशरूम है उससे लेके यहाँ तक जो तुम्हारा रूम नंबर 10-12 है, यहाँ तक लाइन लगी हुई थी औरतों की। 2 दिन सिर्फ उसने औरतों की मेहंदी फ्री करी। उसके अलावा एक दिन उसने दिवाली पे सारे औरतों को दिए बांट दिए, जो 1-2 रुपए के दिए आते हैं, मिट्टी के दिए, सबको 12 दिए बांट के आया, खुद बांट के आया दिवाली वाले दिन। हम यहाँ पे हमारे उधर नांगलोई में वो रामवीर शौकीन है, ये बर्तन बांटता है कितनी इलाके पागल में। चलता है ना हमारे यहाँ की। और सबने उसको वोट किया करते हैं। इवन, और जैसे ही वो केस जीता उसके 2 महीने बाद उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग गया। हम ये भी और अंडरग्राउंड सेक्सुअल है। हरासमेंट भी ऐसे किसी ने चाइल्ड मोलेस्टेशन पे लगा, छोटी सी कितनी 11 साल की बच्ची का सेक्सुअल हरासमेंट कर। हम ये सब तो इंडिया का एजुकेशन फेलियर ही है। तो डेमोक्रेसी में तो यार डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट तो बहुत छोटी चीज़ है, डेमोक्रेसी इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। आई थिंक वी कैन नॉट गिव डेमोक्रेसी। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल हम सब फेस करने लगे, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम इंडिया में अगर राजतंत्र रहता ना तो ये ज़्यादा सफल बनता। देखो मैं कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज़ जो सिचुएशन हुई थी उसको हम कैसे कमेंट। कोई सोची फिर तो पता हम नहीं। क्योंकि उस टाइम पे कहते हैं मुगल आर्मी ऐसी थी पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे थी। मैम जनता ही बेकार है हमारे यहाँ की। उस टाइम की बात अलग हुई। तो मैम मैम देखा वही तो उस टाइम पे बाकी एरियाज जो थे वो वीक थे। तो मैम हमें दबाया गया ना, क्योंकि जनता पागल थी। उसके मतलब पागल अब भी है। सक्सेसर जो थे मुगल के वो थोड़े दिमाग से थे, देते गए फिर। लुक
ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। देखो डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हर एक के पास अपना ओपिनियन होता है देने के लिए। राजतंत्र में आप पूरी तरीके से एक आदमी पे डिपेंड करते हैं। द पॉइंट दैट पर्सन डाइज वो पूरा का पूरा सिस्टम को लैप्स कर जाता है यार। मैम फिर देश का डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा ना। अभी नरेंद्र मोदी जी अगर ये हट जाए तो फिर अरुणाचल प्रदेश मेरे को लगता बचा पाएगा कोई नेता। फिर क्या भारत पानी? तुम्हें क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो कश्मीर बचा लेंगे? हम अरुणाचल संभाल तो रखा है कम से कम। तुम्हें ये लग रहा है? मैम मेरे को तो लग रहा ऐसा है। नहीं लगता मैम? डेमोक्रेसी की सबसे यार एक बेसिक चीज़ देखो, मैं ना मोदी सपोर्टर हूँ ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ इस पॉइंट पे। व्हाट माय आइडिया इज दैट कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास आप इजीली मतलब एक जो कैंडिडेट आप चूज करते हो वो कैंडिडेट सिंगल हैंडेडली पूरा पॉलिटिकल सिस्टम लीड नहीं करता है। नरेंद्र मोदी राइट नाउ इज द फेस ऑफ द पॉलिटिक्स, बट ही इज नॉट लीडिंग एवरी एक्टिविटी। He is not leading every activity. There are many players in it. Many players in it जो हम जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। Just because he is the face of it, we cannot say that कि जो अरुणाचल प्रदेश संभाला हुआ है। आप लोग की नेट की क्लास नहीं है बताया ठीक। मैम वो तो कोई भी नेता उस लायक नहीं है जो वहाँ रह सके, लेकिन फिर भी जितने हैं ना उनमें बेस्ट लगता है यार। वो बेस्ट इसलिए क्योंकि अभी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बाकी सब भी बेकार है। और मुगल आर्मी भी अपने टाइम पे सुप्रीम क्यों थी? क्योंकि उस टाइम का जो बाकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बेकार था। जो सेंट्रल एशिया था उसमें इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, ईरान इराक सब में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी कि उस चक्कर में मुगल आर्मी बेस्ट लगती थी। हर एक टाइम का एक सिचुएशन होता है। ब्रिटिशर्स के पास ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन आर्मी आई और उसने सिर्फ एशिया नहीं अफ्रीका नहीं पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स को खदेड़ दिया यार। 4 कॉन्टिनेंट्स को खदेड़ दिया। हमारे हथियार से हमें मार रहे थे। फिर हम लोग इतने डफर तो नहीं थे ना। वो इट्स जस्ट दैट कि दे न्यू हाउ टू रूल ऑल दीज थिंग्स। आपको जब एक सुप्रीम लीडर तभी सुप्रीम लीडर होता है जिस लीडर को समझ में आए कि कब उसका टाइम चल रहा है एंड व्हेन ही हैज टू अटैक। एक सुप्रीम लीडर तभी सुप्रीम लीडर होता है। वो सुप्रीम लीडर नहीं है जो आते फिरते लोगों को थप्पड़ मार रहा है या अपना डर फैला रहा है। अपने देश में डर फैलाने में कौन सी बड़ी बात है? अपने देश में तो हिटलर 4 लोगों को गोली मार दी, कौन सी बड़ी बात है? सुप्रीम लीडर वो लीडर होता है जब उसे पता है कि नाउ इज द टाइम एंड आई हैव टू अटैक दैट टाइम। हम कुछ भी बेकार नहीं है, सिर्फ इतना दिक्कत है जनता एजुकेटेड नहीं है। नो, आई डिसएग्री विद दिस। माय पॉइंट इज दैट कि जनता बहुत जागरूक है। हम जैसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो जो चीज़ें करते हैं हमारे माँ बाप, इट्स जस्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम नई पीढ़ी है ना। मैम तो फ्री के लिए वोट देती है सरकार को, वो उन जनता को हम क्या बोले? टाइम इज द उनको उससे फ़ायदा मिलता है। अब जो आदमी अच्छा तुम लोग बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें जातिवाद के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। हाँ ये भी है। अयोध्या में इस बार जो वोटिंग हुई जातिवाद हुई उसमें है। सबने बोला जातिवाद के नाम पे वोट नहीं करना चाहिए। बीजेपी राम मंदिर लेकर आई। वो जो राम मंदिर बना वो कितने घरों पे बना? कभी ये पढ़ा है? जो सर्कल रेट मिले थे राम मंदिर के वो 10 रुपये सर्कल रेट था। और मैम ये इसका कितना पैसा देश का खर्च हुआ है उसमें? सोचो, हम अपनी एक कल्चरल धरोहर बना रहे हैं। उतना education पे धरोहर को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? करोड़ों रुपए खर्च किए। अब वो लोगों की सब वो है। और मैम जो बाहर से आएंगे देखेंगे वो पैसा सरकार के पास जाएगा। टैक्स घर पे तोड़वा दिए हम लोग के, वो तो घर पे तोड़वा दिए। तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते? शिवानी नहीं पता घर पे तोड़वा दिए। क्यों इतना दंगा हुआ था इस मामले पे कि जब लोगों ने इतने बड़े वो किए थे कि हिंदुओं को कुछ बना के देना नहीं चाहिए अयोध्या में। 10 रुपये 240 रुपये रेट था। 10 रुपये? हाँ, एक स्क्वायर किलोमीटर का रेट 240 रुपये था। उनको 10 रुपये मिला था। और अब सोचो रेडी तक नहीं आई उन लोगों की। दे आर लिविंग इन झुग्गी झोपड़ीज। जस्ट लुक एट यूट्यूब देखते तो ढंग का चीज़ देखा करो ना यूट्यूब पे।
दोनों पक्ष को देखा करो, ध्रुव राठी भी देखा करो और बाकी भी देखा करो। सिर्फ एक चीज को मैंने ज्यादा तुम्हें गुस्सा हो पहले रही भी है। बोला था कि तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो यार, दोनों पक्ष को देख के अपने आप डिसीजन लिया करो। मैं ये भी नहीं कह रही खंबा मत लो, बिल्कुल लो, खंबा भी लो, लेकिन वोट किसी को मत ऐसे करो खंबे के बेसिस पे। हाँ नहीं नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल रहा है वो लो, बिल्कुल लो। अब इंडियंस की बात नहीं है यार। बात नहीं, सब हर ऐसे लगता है वोट इंसान दिया है। यूपी के लोगों ने। हाँ, बीजेपी तुम को। लोगों को जो मिल रहा है वो फैसिलिटी तो लो, बट वोट हमेशा अपनी कंसाइन से दो। तुम्हें लग रहा है कि यार चलो इसने खंबा दे दे, इसको वोट कर दूं, नहीं, उसको क्या बोलते, तुम बाहर जाके क्या करके आ रहे हो, तुम यहाँ पे जो मर्जी वोट कर लो अंदर से। चीज पे ज्यादा झुका होता है, ऐसा होता है। फ्री की चीज तुम्हें दे दी किसी ने, तुम ले लो ना, मना नहीं ले करो। ले 500 लगता है। ये भी चीज ये भी चीज रॉन्ग है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2 साल बिजली फ्री दे दी लोगों को, 3-4 साल कि जाओ ऐश करो, बिजली फ्री, पानी फ्री, लोग बड़े खुश हो गए, उसको वोट करने लग गए। लेकिन इधर से उसने बिजली पानी फ्री दिया, उधर से उसने ऑटो के रेट इतने बढ़ा दिए। ऑटो के रेट बढ़ गए। भाई, तो कहाँ है? मेट्रो में चला हम मेट्रो से प्रेफर करते हैं, मैं ऑटो से दिया ही नहीं। हैं? हम बहुत बड़े हैं। ऑटो के रेट उसने इतने ज्यादा बढ़ा दिए। मैं उसमें ऑटो वाले खुश हो गए ना कि हमारे तो ऑल ऑफ दीज और थिंग्स तो आर मर्द नहीं लगते वेरी हैं। क्रूशियल। ऐसा जो भी तुम करता पढ़ने है। लिखने वाले बच्चे हो, दोनों स्टांसेस को देखा करो और तब फैसला लिया करो, और फ्री की चीज कभी मत छोड़ा। तो मैम आप ही बताओ इंडिया को कैसे अब ठीक किया जाए? मेरे को लीडर नहीं बनाया ना किसी ने, बट मुझे ये लगता है पॉइंट्स तो दो। व्हाट आई फील इज दैट कि डेमोक्रेसी वगैरह सब ठीक है, हम लोगों को थोड़ा कलेक्टिवली एक्टिव डिसीजन लेने चाहिए। हम लोग भावनाओं में बहकर डिसीजन ज़्यादा दे देते हैं। अभी भी मैम धर्म पे बट जाते के हैं। बेसिस पे नहीं बटना चाहिए। ये मेरे नेशन को- नेशन में रहना चाहिए, लोग स्टेट वाइज डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, स्टेट वाइज हम यूपी के हैं, उसके हैं, उसके हाँ, हैं। जाट हरियाणा के। ये सब चीज़ें करने की मतलब हमें अपना पर्सनल मोटिव देखने की बजाय एज अ कलेक्टिव मोटिव एक बार ही देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ व्हाट आई फाइंड वेरी सैड, और ये जेन्युइनली सैड है कि जो चीटिंग कर रहे हैं ना लोग, दे आर गेटिंग मोर प्रिविलेजेस। वो प्रिविलेज कल्चर जो है ना, वो जो चीटिंग कल्चर है, वो हमारी कंट्री में कम होना चाहिए। मतलब हम जैसे बच्चे, हम लोग बिल्कुल शर्माते नहीं हैं चीटिंग करने में, क्योंकि बोलते हैं ना करप्शन कर रहे हैं। तो एक बार कोई पीछे से 100 रुपये का नोट पकड़ाएगा, कौन कितने बच्चे होंगे जो 100 रुपये का नोट नहीं पकड़ेंगे, हैंड रेस करो। मैं अभी पकड़ाती हूँ पीछे से तुम्हें 100 रुपये का नोट, 10 लाख रुपए भर देती हूँ, मैं देखती हूँ कितने लोग नहीं करेंगे। मैम मैं नहीं कर पा रही। यार ये लालच की मैम, मैं अपना बता दूं। ह्यूमन नेचर। मैम फिर भी 100 में 2-4 मिल जाएंगे ठीक ठाक, हाँ, 2-4 ही मिलेंगे ना, मैं वही कह रही हूँ। कुछ तो है। अब जैसे जितने लोग ये IAS बन रहे हैं, आई फील सो सैड अबाउट दिस मैम एक बिहार में भी तो थोड़ा क्या कि IAS बन रहे हैं बहुत सारे लोग। अब ये IAS बनने के बाद व्हाट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द नेशन, एंड व्हाट दे आर डूइंग, बहुत बढ़िया से मैम एक ने यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं। एक का मैंने देखा था, हाँ, देखा है। हम यूपी का एक IAS था, उसको अखिलेश ने इतना पीटा, पहले PCS ऑफिसर था, उसको इतना पीटा, घूस वालों को पकड़ रहा था, वो जेल में डालता था। अखिलेश ने गुंडे भेज के इतना पीटा, उसकी आंखें फोड़ दी, कान फोड़ दिया, अखिलेश ने पीटा। फिर उसने मतलब बंदे भेज के, फिर उसने बंदे भेज के। UPSC क्लियर किया, उसके बाद IAS बना, फिर अखिलेश के पीछे बढ़ गया। अब उसने उसको खूब पिटवाया और पागल खाने भेज दिया। अखिलेश यादव, हाँ भाई, ये जो अब वो IAS बन के सस्पेंड हो गए, पागल खाने में बैठे। तो मैं वही यार, वो तो वही है कि चीटिंग करने वाले की बहुत ज़्यादा वो अखिलेश यादव चलो जो ये इस पे हम थोड़ी सांसद देर में है, चर्चा करते हैं, फिर 5 मिनट का टॉपिक और रह गया, वो खत्म करते हैं। अखिलेश का पीटा तो सांसद। जर्मनी में he became the Kaiser, समझ आ गई? Wilhelm became the Kaiser and Otto von Bismarck became the Chancellor of Germany. ठीक है? अब जो इसके बाद प्रोजेक्ट हुआ कि जितने भी बाकी सदर्न यूरोप जर्मनिक नेशंस थे, वो सदर्न जर्मनिक नेशंस भी जर्मनी कन्फेडरेशन में मिल गए और जर्मनी फाइनली यूनिफाइड हो गया। जर्मनी फाइनली क्या हो गया? यूनिफाइड हो बस गया। मैम ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया, बाकी और इस यूनिफिकेशन में जर्मनी के इस तो माना जाएगा कि करा इस जर्मनी यूनिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया? बिस्मार्क बिस्मार्क ने। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद
यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑन द यूरोपियन नेशंस। सबसे पहले जर्मनी ने अपने आप को यूनिफाई करने के बाद, दिस इज द वेरी बैड मिस्टेक। हम पहले आपने आउट बताया, मतलब बाहर का बताया था, आज आप अंदर का बता रहे हो। यस, हम दोनों ने मिलके एक किया ना ये जर्मनी को, तो दोनों कारण तो यार वो भी जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ें ऐसी यूज हुई जिस वजह से जर्मनी जो थी वो यूनिफाई हुई। वो अलग अलग कॉजेज थे, नेशनलिज्म को यूज़ करना, फोक टेल्स को यूज़ करना, सॉल्वरिंग इकोनॉमिकली अपने आप को, वो भी कॉजेज थे। आज जो मैंने बताया, आज मैंने तुम्हें प्रॉपरली वॉर्स जो लीड हुई, जिस पर्सन ने मेजर काम किया वो है। अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आंसर लिखोगे तो दोनों बारी में चीज़ें बताओगे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 8 पेज लॉन्ग आंसर है। 8 पेज लॉन्ग आंसर में तुम सबसे पहले ये बताओगे कि इस समय उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने नेशनलिज्म का यूज़ किया, जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने फोक टेल्स लिखे, सॉल्वरिंग जैसा ट्रेड यूनियन बनाया, उसके अलावा पॉलिटिकली अपने आप को इंक्लाइन करा, इसमें प्रशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर तुम आओगे उसके बाद जो तुमने वॉर्स लड़ी, एंड द पर्सन हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बिस्मार्क के बारे में बताओगे कि बिस्मार्क को कैसे पीएम बनाया गया, हाउ डिड ही यूज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के थ्रू इसने वॉर्स लड़ी, और ये तीनों वॉर्स। और फाइनली तुम लास्ट में ये बताओगे कि जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोपियन नेशंस पे क्या पड़ा, कि सबसे पहले तो फ्रांस इसका परमानेंट दुश्मन बन गया। फ्रांस वजह परमानेंट दुश्मन, फ्रांस इसका परमानेंट दुश्मन बन गया जर्मनी का, और यही एक रीज़न था कि दोनों वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले फ्रांस ने जर्मनी पर अटैक किया, जर्मनी ने किस पर अटैक किया, फ्रांस पे। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो जर्मनी की पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम था वो डिसबैलेंस हो गया। जो अभी तक सारा का सारा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के पास पावर थी, ब्रिटेन के पास पावर थी, फ्रांस के पास पावर थी, वो अब झुक के किसकी तरफ आने लग गई, ईस्ट यूरोप के पास भी। मतलब अब ईस्ट यूरोप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ईस्ट यूरोप भी अपने आप को क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो यूरोप का जो इक्विलिब्रियम था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, हिल गया था, क्योंकि यूरोप का पूरी इक्विलिब्रियम आपस में हिल गया था। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करनी शुरू करी, जर्मनी ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया। जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करना शुरू किया। जो औद्योगिकरण पहले सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन कर रहे थे, डेनमार्क कर रहा था, वो अब जर्मनी ने भी लार्ज स्केल पे कर लिया। और जर्मनी के पास एक बहुत ही स्पेशल एडवांटेज थी। वो एडवांटेज क्या थी, एक सेकेंड, वो एडवांटेज क्या थी जर्मनी के पास, कि जर्मनी के पास रिसोर्सेज थे। उसके पास कोयले की खदानें थी, उसके पास आयरन और स्टील की खदानें थी, ये सब खदानें थी जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं थी। क्रूड ऑयल था जर्मनी के पास, हाँ जी, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, फास्ट तेजी से, बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने औद्योगिकरण करना शुरू कर दिया तो उनको बहुत सारे डिफरेंट साम्राज्य चाहिए, जिन साम्राज्यों में वो अपना सामान बेचेंगे। औद्योगिकरण की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सामान है आपके पास, सामान बेचने के लिए आपको कुछ चाहिए ना, और इट रिजल्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन जो पहले बाकी यूरोपियन कंट्रीज करती थी, अब जर्मनी ने भी करना शुरू कर दिया। और इससे टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, कैसे, क्योंकि जर्मनी अब अपना बाकायदा हिस्सा मांग रही है। अफ्रीका में जितना भी औपनिवेशिकवाद हुआ है वो इसी टाइम पे हुआ, 1870-80 के अराउंड हुआ था, जिसमें जर्मनी ने अपना प्रॉपर लाइन मांगा था। एक कंट्री है इजिप्ट, हाँ है, एक कंट्री है इजिप्ट अफ्रीका में, उस इजिप्ट पे फ्रांस ने अपना राइट लिया था। फ्रांस ने बोला था ये हमारी कंट्री है, जर्मनी ने बोला ऐसे कैसे तुम्हारी कंट्री है, क्या पावर तुम्हारे पास, ये तुम्हारी कंट्री है।
उसने बोला मैंने बोल दिया ये मेरी कंट्री का है, तेरी तो ऐसी की तैसी। उसने फ्रांस में कहा कि भी- मेरे को भी आधा हिस्सा है। और उन्होंने फिर लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। और मतलब ऐसी कंट्रीज के लिए अफ्रीका में लड़ाइयाँ हुई हैं, इजिप्ट के लिए, घाना के लिए, बहुत सारी, सूडान के लिए, बहुत सारी तो ये कंट्रीज। अफ्रीका कंट्री थी मैम रियल में? हाँ, अभी भी अफ्रीका की कंट्री, ये सारी कंट्रीज, मतलब इजिप्ट को तो उन्होंने लिटरली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये वाला कंट्री इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तब हाथ जिसको समझ जो जाता है। मिले वो ले लो। और इजिप्ट वाले लोग जो इजिप्ट वाले लोग जरूर पता नहीं था। इजिप्ट मतलब अफ्रीका के साथ क्या प्रॉब्लम है, दैट अफ्रीकन्स आर ट्राइबल पीपल। अफ्रीका में बिजनेसमैन नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अफ्रीका में ट्राइब्स हैं। आज भी अफ्रीका में ट्राइब्स हैं और वहाँ पे इतने सारे ट्राइबल पीपल हैं दैट दे डिडंट इवन नो हो क्या रहा है। ट्राइब्स में तो कुछ पता नहीं है। ट्राइब्स मतलब जो जंगलों में रहते हैं। मैम जैसे इंडिया में सबको स्वराज चाहिए था। हाँ, स्वराज चाहिए था, किसी को स्वराज का मतलब नहीं पता था। एक बोल रहा स्वराज का मतलब डंडे मार के ब्रिटिशर को भगाओ, एक बोल रहा स्वराज का मतलब है साइमन कमीशन को भगाओ। सबके लिए स्वराज का मतलब अलग था। 1929 में पहली बार नेहरू ने डिक्लेयर किया था ना कि स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना। 1905 से स्वराज 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 बाल गंगाधर तिलक चला रहे हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि स्वराज में चाहिए क्या तुम्हें। आज भी स्वराज की कोई डेफिनेशन नहीं है। हम स्वराज को इंडिपेंडेंस से इक्वेट ज़रूर करते हैं, लेकिन स्वराज की कोई डेफिनेशन नहीं है, या इंडिपेंडेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। व्हाट एक्चुअली इज इंडिपेंडेंस? आज़ादी क्या है? कौन बताएगा मुझे आज़ादी क्या है? हम सबके लिए अलग अलग होगी। सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए पंखा साफ करना आज़ादी होगी, किसी के लिए पंखा लटकना आज़ादी किसी होगी। को जेल में बंद कर दो, बाहर आए। ये तो कुछ समझ नहीं है। किसी को भूखा रखो, उन्हें खाना बिल्कुल, मिल जाए। मेरी मर्जी से कुछ भी करूँ, आज़ादी है। मतलब एक तुम लोगों को और साइकोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो ना, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का कॉम्प्लेक्स। कि पर्सन को ना चीज़ देख के मन करता है कि चोरी कर लो, क्रेविंग। चीज़ देख के मन करता है चोरी कर लो। अरे कौन सी पिक्चर आई थी उसमें वो लड़की को प्रॉब्लम थी, सलमान खान की मूवी थी, मतलब मुझसे मैम बजरंगी भाईजान। कौन थी वो जैकली थी ना, किक थी ना, किक में थी ना उसको प्रॉब्लम, वो उसको जैकली इंटरनेट से चीज़ें देख के चोरी करने का प्रॉब्लम, इसलिए क्लेप्टोमैनिक हो, चीज़ देख के उसको हम लोग चोरी कर ली। तो अब वो ये साइकोलॉजी में उस पर जब रिसर्च हुई उस चीज़ पे, तो वो जो पर्सन है वो ये बोलता है दैट आई लिव इन अ फ्री कंट्री, और फ्री कंट्री में चोरी करने में क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, हमारे को ये थोड़े ना बोला हुआ, कहाँ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उन्होंने ये बोला कि दैट वो उसकी चीज़ है, मैं किसी और पर्सन की चीज़ दे दूँ तो वो एक थेफ्ट हुआ। क्या कैसे प्रूव कर सकते हो आप उसकी चीज़ को? मैम आपने आज़ादी का मतलब पूछा, मैं बताऊँ? हाँ, आज़ादी का मतलब एक तरह से ये हुआ कि आप अपने जो करना है वो करो, लेकिन ऐसे करो कि किसी दूसरे पर्सन को कोई अहित ना हो। this is your way। ये तो काम मेरे लिए आज़ादी का मतलब है थप्पड़ मारना। जी मैम, मैं तो मार ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ठीक है ना। कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ठीक है? किसी के अधिकारों का हनन ना हो और हम अगर मैं किसी के अधिकारों का हनन नहीं करूँगी तो उसके अलावा मैं आज़ादी कैसे मांगूँ? तू पढ़ नहीं रहा, मेरे को तो मानना पड़ेगा तेरे को, जैसे मर्जी कर लो, प्यार से समझा, तू नहीं समझ रहा। तो मैं मारो ना, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो तेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम बच्चा बेवकूफ़ का दिमाग नहीं है उसमें। तो फिर अब बेवकूफ़ बच्चे पे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। हम तेरे अधिकारों का हनन तो हो रहा है पढ़ना ना। मैम पॉजिटिव है ना, आप मेरा हित ही कर रहे हो मार के। क्या पता मैं हित ना कर रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा हो तेरे पे, मैं तब भी तेरे को मारूँ, कितना बोल तू थप्पड़। बचपन में किस को स्कूल से मार पड़ी है? मैम मैं तो बहुत पीटा हूँ। तुम सब पीटे हो। मैंने सुना है कि बॉयज स्कूल वगैरह में बहुत मारते हैं। मैम डेली पीटा हूँ, डेली। मैम आपने वीडियो Do you know how to write Punjabi? मैम हमारे तो घर वाले भी कहते हैं कि मैम आपको भी टेस्ट बोलते हैं, आपको भी टेस्ट बोलते हैं। हम इंडिया में अभी सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ के बाकी सारे लीक होते हैं। कभी वो भी लीक हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। UPSC में लिंक हो जाएगा। नहीं, अगर हो गया ना, इसके बाद देश में शासन गया। अच्छा चलो, लीक हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट बचा है बस, फिर हम उसके बाद 5 मिनट
को दिवाली विश करेंगे अच्छे से, दिवाली का महत्व Okay, समझाएंगे ma'am. और फिर आगे बढ़ेंगे। तुम लोग भी मुझे नहीं पटाखे जो करना है उसमें मैं एक कमेंट कर सकूँ, वो तुम्हारी आज़ादी है। Yes, ma'am, आज़ादी है। आज़ादी। आज़ादी Okay, मेरा पूरी पॉइंट सुनो, बस लास्ट पॉइंट था कि इस वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोपियन कंट्रीज के बीच का जो स्ट्रेच था, जैसे जर्मनी यूनिफाइड हुई, अगली क्लास में हम इटली को यूनिफाई कराएंगे, और जैसे इटली यूनिफाई हुई उस वजह से इन पे बहुत ज़्यादा बाकी कंट्रीज पे प्रेशर बन गया। इन कंट्रीज पे प्रेशर क्या बन गया कि इन कंट्रीज को वो करना था, अपनी पहले जो इन लोगों का डोमिनेंस था उस डोमिनेंस को बचा के रखना था, और जर्मनी क्या कर रही थी, उस डोमिनेंस को खींचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पावर था। और ये जो टसल थी, ये टसल रही, और इस टसल में रहते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विद इन सेकेंड वर्ल्ड 20 साल के अंदर अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था कि दैट विद इन 20 ईयर्स एक और बड़ी वॉर हो गई, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो पहली से भी ज़्यादा विनाशकारी, हाँ 6 साल चली थी वो, पहली से भी ज़्यादा विनाशकारी थी। उसमें हथियार इतनी डेवलप विनाशकारी वॉर थी कि जिसमें पहली बारी कौन से वेपन्स गिराए गए थे सर? न्यूक्लियर कहाँ गिराए गए थे? हिरोशिमा, नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर वेपन गिराए गए। उसके बाद से लोगों के मन में ये डर फैल गया कि अगर एक और वॉर हुई तो अब वॉर क्या होगी, वो खतरनाक हुई थी वो भी न्यूक्लियर वॉर ही होगी। कोई भी किसी पे भी वेपन गिरा सकता है, न्यूक्लियर वेपन, और पूरी का पूरा देश, दुनिया खत्म हो जाएगी। होगी वॉर होगी वो मैम अरे हो यार, ये मजा आएगा। मैम 7-8। पॉलिटिक्स हाँ मैम ये खत्म हो गया। हाँ। अब मेरे को 5 मिनट तुमको ये बताने दो भाई, दिवाली अच्छे से एंजॉय करना, पटाखे जाना जो जलाना तुम्हारी मर्जी, बट अपने हाथ पैर मत जलाना, और इतनी ब्रेवरी मत करना कि मैं अपने हाथ पे गोला बम जलाना। डोंट डू दिस, ठीक है, डोंट डू दिस। और अगर कोई समझदार बच्चा हो जिसको ये लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा पटाखे मत ही जलाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। मैंने 7 के बाद छोड़ दिया। मैंने तो 5वीं के बाद छोड़ दिया यार। पसंद नहीं आया पूरा। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है, मैं भी चलाती हम डर तो नहीं लगता था, लेकिन मेरे को पोल्यूशन से हूँ। डर। प्लीज अगर कोई जला रहा है तो किसी को बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना कि मैं हाथ में लेके बिजली बम जला सकता हूँ, मैं हाथ में लेके गोला बम जला सकता हूँ, या मैं 20 स्काई शॉट फोड़ सकता हूँ हाथ में लेके। प्लीज अपनी जान से ऊपर कुछ नहीं है। और दूसरा, जैसे तुम्हें एंजॉय करना है करो, जो करना है करो, बट प्लीज ये याद रखो कि हम दिवाली मनाते क्यों हैं। आप बताओ। जी ना, इस दिन कार्तिक मास की जो पूर्णिमा की रात थी ना, उस दिन राम श्री राम जी अयोध्या आए थे, और जो अयोध्या वासियों उन्होंने दिए जलाए थे घी के। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप घी के दिए जलाते हैं तो मेरा राम जी आपके घर पे आते हैं। हाँ जी, बस यही रीज़न है। और बताइए, वी लिव इन इंडिया सर। हाँ जी सर। पूरा इंडिया अच्छा है। हाँ जी, खुशी में मनाई जाती है। हम लक्ष्मी जी आती है। यस, आधी कभी मुझे लगता है जाती जाता है। हाँ, वो हम लोगों ने उसको ऐसे बनाया हुआ है। हम फंसे रहते हैं ना। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? दैट लक्ष्मी जी जो है वो सबके वो उल्लू की सवारी करती है। उल्लू पता है कौन होता है? आउल। लक्ष्मी जी का जो पेट है, ये लक्ष्मी जी का वाहन है, वो उल्लू है। तो वो उल्लू जो है वो हमें अक्ल देता नहीं है, हमसे अक्ल लेता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दिवाली पे एज अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सामान देते हैं, अब तो इसकी ज़रूरत भी हम नहीं अब तो देश में 2 बार दिवाली दिखाने मनाएंगे। वाली बातें ज्यादा हो गई है ना।
हाँ। एक बार जनवरी में मनाई। अब वो उसको तुम दिवाली से कंसिडर कर रहे हम हो। मनाते दिए सारे जलाते पूरा। इसी साल तो हुआ है, दिए कैसे चलेंगे सारे? दिए जलाना इज नॉट अ बैड थिंग। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा ना, दिवाली की तरह लेवल पे आ जाएगा ये। अभी तो खत्म होगा यार, पिछले 2 साल से तो दिवाली का क्रेज फिर से आया है। बीच में तो दिवाली का क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया। वो तो कोविड के बाद 2 साल दिवाली मनाई थी। हम आपने एक सवाल पूछूं, आपने यूपीएससी क्यों नहीं दिया? यार मैंने ट्राई जरूर किया था, बट एज ही सेड कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें आप नहीं पढ़ पाते हो। और बीइंग एन एल्डर चाइल्ड आपको थोड़ा अपने परिवार पे ध्यान देना है। हम बहुत टफ है ना एग्जाम। एग्जाम भी टफ है एंड दूसरा आई एम नॉट अ वेरी स्टूडियस पर्सन। हाँ, हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं किसी को कभी ये नहीं बोलूँगी कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन एक बात है मैम, ये जो मतलब हम सच बोलो ना सच में वो एक अच्छा आदमी जरूर मिलता है। मैम, मतलब कर सकेगा नहीं करेगा ये वो अलग बात है। मतलब जो ना मालूम है इसकी स्टडी करी कैसे। हम टीचर को सच बोलना चाहिए, ये नहीं मैं सच ही बोल रही हूँ यार। जैसे तो किसी ना मालूम है स्टडी करी किसी बच्चे को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे दे। सबने कर दिए। मैम आपको टीचर ही बनना था, पैशन को छोड़ रहे हो। पैशन मैं कह रहा हूँ आपको टीचर ही बनना था, पैशन को छोड़ दो। आई वॉन्ट टू बी द जर्नलिस्ट। मुझे जर्नलिस्ट बनना था। हो सकता है शायद मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन सकते, बट फिर हमारी माता जी ने